नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गीत का चुंबन, जिसे लिखा है मनु भंडारी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। गीत का चुंबन। कन्निका की गाड़ी जब माथुर साहब के बंगले के सामने रुकी तो एक बार उसका मन हुआ वापस लौट जाए। पता नहीं कौन कौन लोग आए होंगे, कैसे वह सबसे बात करेगी। मौसी भी कभी कभी बेहद ज्यादती कर बैठती है। माथुर साहब ने बुला ही लिया तो कोई बहाना भी तो बनाया जा सकता था। फिर मैं कहाँ की कलाकार, यूं ही थोड़ा बहुत गा लेती हूँ तो मौसी समझती है कि भारी गवैया हो गई हूँ। माथुर साहब ने महज जान पहचान की वजह से बुला लिया, नहीं तो ऐसे समारोह में जहाँ शहर के कवि, साहित्यिक, चित्रकार और गायक जुटेंगे, वहाँ मेरी क्या बिसात। तभी उसे माथुर साहब फाटक की ओर आते दिखाई दिए। जब उतरने के सिवाय कोई चारा नहीं था। साड़ी का पल्ला ठीक करके दोनों हाथ पीछे ले जाकर एक बार जोड़े को ठीक किया और कन्निका उतर पड़ी। हेलो, कौन? कुन्नी आ गई? आओ आओ बेटा। और वे कन्निका को लेकर उल्टे पैरों लौट गए। शर्माती झेपती कन्निका उनके पीछे चली तो पर मन में अभी भी मौसी को कोस रही थी। हॉल में पार्टी का आयोजन किया गया था। सारी व्यवस्था से लग रहा था कि पार्टी काफी शानदार होगी। काफी लोग जुट गए थे। कन्निका अपने को सबकी नजरों से बचाती नीची नजरें किए सीधे मिसेज माथुर के पास पहुंच गई। पीठ थपथपा कर उसे दुलार से उन्होंने स्वागत किया। फिर पास बैठे हुए एक दो व्यक्तियों से परिचय कराया। ये है निखिल चौधरी, हमारे शहर के प्रसिद्ध कवि, और यह है हमारी कन्निका, दुलार से जिसे हम कुन्नी कहते हैं। गाती बड़ा अच्छा है, पर इतनी शर्मीली है कि क्या बताऊं। नमस्कारों का आदान प्रदान हुआ। किसी दिन निखिल चौधरी के सामने वह यूं बैठ सकेगी, उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। कितनी सुंदर गीत लिखता है यह। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, आज तो आप गीत सुनाएंगी ना? हाँ हाँ, सुनाएगी, क्यों नहीं। और तुम्हारा ही लिखा हुआ गीत सुनाएगी। तुम्हारे बहुत से गीत गाती है, सुनोगे तो लगेगा कि तुम्हारे गीतों में जैसे जान डाल दी है। कन्निका अपनी यह प्रशंसा सुनकर पानी पानी हुई जा रही थी। तभी चाय सर्व की गई। खान पीन का दौर चला। हंसी मजाक के बीच प्लेट पर प्लेट साफ होने लगी। खाने पीने की समाप्ति के साथ ही माथुर साहब ने बड़े ही थोड़े और सधे हुए शब्दों में आज के इस आयोजन का मकसद जाहिर किया। इसके बाद कवियों ने कविताएं पढ़ी, गायकों ने गीत गाए, गजलें गाई। कन्निका को यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था। मौसी पर अभी तक तो जो आक्रोश था वह धीरे धीरे दूर हो गया। कितना अच्छा हो यदि वह भी ऐसे लोगों में बराबर मिला जुला करे। तभी पास बैठे हुए निखिल ने कहा, अब तो आप कुछ सुनाइए। और इससे पहले कि वह कुछ आनाकानी करती, मिसेज माथुर ने खड़े होकर उसका परिचय कराते हुए घोषणा कर दी कि वह गा रही है। मजबूरन कन्निका को गाना पड़ा। उसने निखिल का लिखा गीत ही गाया, ऐसा गीत जिसकी कड़ी कड़ी में दर्द बसा हुआ था, और अपने स्वर के भीगेपन से उस दर्द को उसने कई गुना बढ़ा दिया था। अभी तक के गाए हुए गीतों में वही गीत सर्वश्रेष्ठ रहा। जो सो बात तो नहीं की, फिर भी निखिल को यह गीत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह उसका लिखा हुआ गीत था। उसे लगा कि गीत लिखते समय कभी कभी वह मन के भावों को व्यक्त करने में शब्दों की बड़ी कमी महसूस करता है। कन्निका ने मानो अपने दर्दीले स्वर से उस कमी को पूरा कर दिया है। कन्निका के गले से निकलकर जैसे उस गीत ने पूर्णता प्राप्त कर ली। जब कन्निका घर के लिए रवाना हुई तो उसे निखिल से आश्वासन मिला कि समय मिलते ही वो उसके घर जरूर आएगा। और 5वें दिन ही निखिल कन्निका के ड्राइंग रूम में मौसी और कन्निका के बीच बैठा इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहा था मानो अरसे का जान पहचान हो। उस दिन वह इतना जान पाया कि बचपन में ही माँ के मर जाने से मौसी ने ही कन्निका को पाला है, और वे इसे अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती है। पहले दिन कन्निका जितनी शर्मीली नजर आ रही थी, वास्तव में उतनी शर्मीली वह थी नहीं। आज वह खूब खुल कर बातें कर रही थी, हंस रही थी। कन्निका ने बिना अधिक आग्रह मनोहार के ही गीत सुनाए, जिसमें 2 गीत निखिल के भी लिखे हुए थे। निखिल ने कहा, आप रेडियो पर क्यों नहीं गाती? हाय राम, रेडियो पर? और मैं? क्यों, खासा अच्छा गाती हैं आप।
थोड़ी प्रैक्टिस करे तो और अच्छा गा सकती है। लगता है अपने गाने के मामले में आप सीरियस नहीं हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, ना कभी प्रैक्टिस करेगी ना कभी किसी के सामने गाएगी। यह तो मैं हूँ कि पीछे पड़ी रहती हूँ। मौसी कनिका की प्रशंसा से बड़ी प्रफुल्ल हो रही थी। फिर स्वर से उलाहने का पूट हटाकर उसे और अधिक नरम बनाकर बोली, तो तुम सोचते हो कि ये रेडियो पर गा सकती है? मैं भी कहती हूँ कि जरूर गा सकती है। तुम कोशिश करो ना, कुछ हो सके तो। इसमें कोशिश की क्या बात, आप इसी बुधवार को चलिए, मैं ऑडिशन करवा दूंगा। बस फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाया करेंगे। अच्छे गाने वालों की तो बड़ी मांग होती है। एक दिन की बात से ही निखिल अपने को उस घर में काफी घुल मिल गया। कनिका 3 दिन तक रियाज करती रही और बुधवार के लिए उसने एक भजन और एक गीत तैयार किया। निश्चित समय पर निखिल आया और कनिका को ले गया और 15 दिन बाद से ही कनिका के पास कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। इसके बाद निखिल के आग्रह और बढ़ावे से उसने 2-3 बार सांस्कृतिक समारोह में भी भाग लिया। वे गीत निखिल ने स्वयं चुन कर दिए थे और अपने सामने बैठाकर कई बार पहले गवाए थे। 3 महीने के अंदर ही कनिका का नाम काफी फैल गया। कनिका और मौसी जानती थी कि इसका सारा श्रेय निखिल को ही है। निखिल के कई गीतों को उसने स्वरबद्ध किया और कनिका की कला से प्रभावित होकर निखिल ने कई नए गीतों की सृष्टि की। दोनों की कला एक दूसरे का आसरा पाकर जैसे निखर रही थी। जैसे जैसे दोनों की कला निखर रही थी, दोनों की निकटता भी बढ़ती जा रही थी। कनिका की एमए की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। आजकल वह छुट्टी के मूड पे थी। सूरज ढल चुका था। बाहर लॉन पर बैठी वह शून्य की ओर ताक रही थी। चेहरे से लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही है। तभी अपने कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक गई। घूम कर देखा तो निखिल खड़ा था। कहाँ गुम हो गए थे 4-5 दिन? स्वर में उलाहना था। अरे कुछ न पूछो, 3-4 मित्र आधम के, बस उन्हीं के लिए घूम रहा था। अभी सबको गाड़ी में बिठाकर सीधा तुम्हारी हाजिरी में चला आ रहा हूँ। और निखिल सामने वाली कुर्सी पर डट गया। तुम क्या करती रही इतने दिनों? कितने गानों की ट्यून की? मुझे क्या ट्यून करने की मशीन समझ रखा है? बस सारे दिन गाने ही बनाए जाओ। हाँ नहीं तो। बिल्कुल, तुम्हारा तो काम भी यही होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने गीतों की नई किताब दे गया था। उसमें से कितने गीत स्वरबद्ध किए? एक भी नहीं, ना किए और ना करने का इरादा है। जानते हो, मैं आजकल एकदम छुट्टी के मूड में हूँ। बस उपन्यास पढ़ने दो, गाना वाना बन। सुनो जरा, कौन कौन से उपन्यास पढ़ डाले? 7-8 पढ़ डाले और फिर दोनों में पढ़े हुए उपन्यासों पर से होती हुई चर्चा होने लगी। स्त्री पुरुषों के संबंध पर पढ़े हुए सभी उपन्यासों की विषय वस्तु भी करीब करीब यही थी। निखिल इस मामले में काफी उदार दृष्टिकोण रखता था और स्त्री पुरुष के सभी प्रकार के संबंध उसकी दृष्टि में जायज और नैतिक थे। कनिका का एक ही तर्क था, बातें हम कितनी ही बड़ी बड़ी बना ले निखिल, पर व्यवहार में आगे नहीं बढ़ पाते। आप जो यहाँ बैठकर इतनी लंबी चौड़ी बातें बघार रहे हैं ना, मान लो कल को आपकी बीवी आए और किसी दूसरे पुरुष के साथ वो अपना शारीरिक संबंध रखे, तो बर्दाश्त कर सकेंगे आप? ड्राइंग रूम में बैठकर बातें बनाना बड़ा सरल है, पर वे बातें भरी रहती हैं कोरे सिद्धांत। बड़ी बुद्धू लड़की हो तुम। अरे कोई बात पहले चर्चा का विषय ही तो बनेगी। हम विवाद कर के जब उसको पचा लेंगे तभी तो व्यवहार में ला सकेंगे। हर बात व्यवहारिक रूप लेने से पहले तो महज चर्चा का विषय रहती है। सब हम नहीं जानते। इतना जानते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध में एक मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। यूं बैठकर मैं भी चाहे कह दूं कि क्या है, जो कुछ है सभी नैतिक है, पर जानती हूँ कि बात चाहे कितनी बड़ी कर दूं, व्यवहारिक रूप से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। दकियानूस जो हो, जरा सी बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो सारी समस्या ही हल ना हो जाए। जब तक कोई बात अमल में नहीं आती तभी तक वह हवा, अनैतिक, नाजायज, पाप, जो कुछ भी कहो बनी रहती है। अरे आज से 10 साल पहले जिस प्रकार हम बैठकर बातें करते हैं, इस प्रकार बात करना ही बड़ा कुकर्म समझा जाता था, क्योंकि उस समय लड़के लड़की मिलते नहीं थे। आज कुछ नहीं लगता क्योंकि फ्री मिक्सिंग आज आम बात है। इसी प्रकार और आगे बढ़ जाओ। शारीरिक संबंध का जहाँ तक सवाल है, उस पर भी यही चीज लागू होती है। शरीर को झुठलाया तो नहीं जा सकता,
उसकी चेतना को भुलाया ही जा सकता है। उसे पाकर विदेशों में सेक्स को लेकर इस प्रकार से टैबूज नहीं है। क्यों? अरे चलो, हमें बहस करनी नहीं आती। आप लोग तो उल्टे सीधे तर्क रखकर ऐसी बात सिद्ध कर देते हैं जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। बहस करना नहीं आता तो सीखो, या फिर बुद्धिमानों की बात मान लिया करो। और रही स्वार्थ की बात, तो सरासर गलत है। तुम सोचती हो कि ऐसे संबंधों में जो कुछ मिलता है केवल पुरुष को ही मिलता है, स्त्री को कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसी अनेक लड़कियों को जानता हूँ जो समझ लो कि जरा सा लिफ्ट दो तो बस गले पड़ जाए। बाजारू औरतों की बात कर रहे हो? बाजारू क्यों? घरेलू शरीफ खानदान की। तुम जानती क्या हो? तभी गाड़ी आकर रुकी और मौसी उतरी। निखिल और कुन्नी भी मौसी के साथ साथ अंदर चले गए। थोड़ी देर तक निखिल इधर उधर की बातें करता रहा और चला गया। कुन्नी देर तक बिस्तरे पर पड़ी पड़ी आज की हुई बहस पर विचार करती रही। एक बात उसके दिमाग में जमती चली जा रही थी कि जो बात प्रैक्टिस में आती जाती है फिर उसको चेतना भी लुप्त हो जाती है और वह अपने आप ही नैतिकता की सीमा में चली जाती है। उसे याद आया, पहली बार निखिल ने जब उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे बड़ा अटपटा लगा था, पर आज कुछ नहीं लगा। निखिल दुलाल से उसके गले में ही हाथ डाल देता है, तब भी उसे कुछ नहीं लगता, बल्कि इस बात पर सोचना भी उसे अपनी संकीर्णता लगती है। उसकी विचारधारा ने एक और करवट ली। मान लो निखिल कोई हरकत कर बैठे तो तब भी क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? पर निखिल के प्रति उसके विश्वास ने जैसे जवाब दिया, जो चीज उसे गवारा न गुजरे वह निखिल कभी नहीं कर सकता। इसी उधेड़ बूंद में पड़े पड़े वह जाने कब सो गई। निखिल के दिए हुए एक बहुत ही दर्दनाक गीत को 3 दिन के प्रयत्न के बाद उसने स्वरबद्ध किया था। सवेरे से वह उसी गीत को गुनगुना रही थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि कब निखिल आए और वह उसे गीत सुनाकर निहाल करे। संध्या को निखिल के आते ही बड़े जोर से बारिश शुरू हो गई। कुन्नी ने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, जिसमें वर्षा की टिप टिप से उसका स्वर न टूट जाए। बहुत विभोर कर उसने वह गीत गाया, जैसे अपने प्राणों का समुच्चा दर्द, सारी व्यथा, सारी कसक उसमें उड़ेल कर रख दी। उसके मन के भाव उसके चेहरे पर भी साकार हो उठे। उसकी आंखें मूंदी हुई थी और स्वर में हल्का सा कंपन था। निखिल को लगा कि उस गीत को सुनकर वह गस खा जाएगा, पागल हो जाएगा। वह मंत्र मुक्त सा बैठा रहा। गीत समाप्त हो गया, पर दोनों पर जैसे नशा सा छा गया। 2 क्षण के सन्नाटे के बाद निखिल ने देखा कुन्नी वैसे ही बैठी है, मानो अभी भी गा रही हो, अपने आसपास के वातावरण से बेखबर गीत में खोई हुई सी। पहली बार उसे लगा कि वह अपने पर काबू नहीं रख पा रहा है। जाने के आवेश में वह उठा और सामने बैठी हुई कुन्नी को बाहों में भरकर चूम लिया। एक झटके के साथ कुन्नी की सारी चेतना लौट आई और छिटक कर वह दूर जा खड़ी हुई। उसका रोम रोम गुस्से से कांपने लगा। जिस निखिल पर उसे इतना विश्वास था, जिसे वह इतना स्नेह करती थी, वह ऐसी हरकत करे, उसका सिर भन्ना गया। यह क्या किया तुमने, बदतमीज कहीं के, और तपाक से एक चाटा मार दिया। सकपकाए से स्वर में निखिल ने कहा, नाराज हो गई इतनी सी बात से? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। तुमने मुझे क्या ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? जानते नहीं मुझे, यह सब जरा भी पसंद नहीं, जरा भी नहीं। इधर उधर की 1-2 बातें करके निखिल ने वातावरण को, तनाव को कम करने का प्रयत्न किया, पर सब बेकार। कुन्नी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। निखिल बरसते पानी में लौट गया। कुन्नी ने रोका भी नहीं। जाते हुए निखिल को वो देखती रही, पर भावना शून्य नजरों से। एक ही बात उसके दिमाग में फिरकी की तरह चक्कर मार रही थी, निखिल ने ऐसा क्यों किया ऐसा? कितना विश्वास था उसे निखिल पर। मौसी भी कितना विश्वास करती थी, नहीं तो यो आज़ादी के साथ घूमने फिरने देती भला। रात को वह सोने गई तो गुस्से के आवेश में मारे उसे रोना आ गया। तकिए में मुंह छिपाकर वह रोती रही। बार बार उसने अपने होठों पर, जिन पर कभी किसी के गर्म श्वास तक का स्पर्श नहीं हुआ था, एक अजीब प्रकार की जलन सी महसूस होती और वह जोर से अपने होठ काट लेती। रोते रोते जाने वह कब सो गई। सवेरे उठी तो मन का विषाद कुछ धुल चुका था, पर खिन्नता अभी भी ज्यों की त्यों थी। मन पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। वह सदा की तरह प्रसन्न और प्रफुल्ल ना हो पाई। बार बार वह यही सोचती कि क्या लड़के और लड़की की मित्रता का अंत इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। संध्या होते होते वह सदा की तरह निखिल की प्रतीक्षा करने लगी।
उसने सोच रखा था कि आज वह स्पष्ट रूप से कह दे कि जो हुआ सो हुआ, पर आगे से कभी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और जो हुआ उसे वह भूल जाने की चेष्टा करेगी। पर निखिल आया ही नहीं। जो जो समय बीत जाता था उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। बड़ा अनमना सा वह महसूस कर रही थी। निखिल आया क्यों नहीं? उसे आना तो चाहिए था। शायद कोई काम हो गया हो। उसने अपने मन को तसल्ली दी। पर जब दूसरे दिन भी निखिल नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। किसी तरह रात तक तो वह अपने को संभाले रही, पर रात होते ही उसे लगा कि उसके हृदय में एक बड़ा बवंडर उठ रहा है। कुछ है जो उसे मथे डाल रहा है, और दिल की वह घुटन व्यथा आंसुओं के रूप में फूट पड़ी। गुस्सा आज भी उसे आ रहा था, पर निखिल के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। निखिल ना आया तो ठीक ही तो किया, आखिर उसका भी अपना आत्मसम्मान है। मैंने ही कौन सी शराफत बरती थी उसके साथ? मान लो उसने कोई बेजा हरकत कर दी थी तो मुझे तो इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। कल वह आएगा तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। किस प्रकार सारी बात वह करेगी और मामले को साफ कर देगी, यह सब बस सोचती रही। रह रहकर निखिल के सारे उपकार भी याद आते रहे, जिनकी वजह से उसकी शोहरत इतनी फैल गई थी। निखिल नहीं होता तो कौन उसे जानता, कहीं कोने में पड़ी सड़ती रहती। दूसरे दिन शाम को निखिल आया। वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी सुन आंखों से बाहर की ओर देख रही थी। निखिल को देखते ही एक बार वह सब कुछ भूलकर स्वागत के लिए दौड़ पड़ी, पर ना निखिल ने उसके गले में हाथ डाला, ना ही उसका हाथ पकड़ा। बहुत ही रूखे ढंग से उसने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ कुन्नू। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बहुत बुरा मान गए मेरी बात का ना? पर सच कहती हूँ, मैंने बुरा नहीं माना। तुमने क्या माना सो तो उस दिन मैं जान गया था, पर मुझे खुश करने के लिए अपने को झुठलाओ मत। ओह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं निखिल कि मेरा जरा भी नाराज नहीं हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, मुझे छू कर कसम खा लो। और कुन्नी ने छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, निखिल ने अपने को पीछे हटाते हुए कहा, अरे रहने दो, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात की बहुत है। कुन्नी का आगे बढ़ा वह हाथ यूं ही वापस लौट आया। उसके मन को एक ठेस लगी। इधर उधर की दो चार बातें करके और अपने मद्रास जाने की सूचना देकर निखिल चलने को हुआ। कुन्नी का मन भर आया। कैसे वह निखिल को रोक ले, उसे खुश कर ले, उसके मन के विषाद को धो दे, पर वह कुछ भी करती उससे पहले ही वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुन्नी उसके साथ साथ चल रही थी, जाने की आशा से, पर निखिल जो चला तो मुड़कर देखा भी नहीं। कुछ क्षण तो कुन्नी खोई खोई सी रही, जैसे उसका सब कुछ लुट गया, और फिर कटे वृक्ष की भांति पलंग पर ओढ़ी गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यही गम था कि निखिल उसके गुस्से को क्यों नहीं समझ पाया। आखिर उसने इतने वर्षों से संस्कार एकदम मिट तो नहीं सकते ना। गुस्सा आ गया तो क्या गलत है? फिर जब वह स्वयं इस बात को जानता है कि व्यवहार में आने पर ही किसी चीज की चेतना लुप्त होती है, तब उसने मेरे व्यवहार का बुरा क्यों माना? पहली बार की वैसी प्रतिक्रिया का क्या स्वाभाविक नहीं थी? वह फूट फूट कर रो रही थी, और कभी अपने को कोसती तो कभी निखिल को। उस रात वह सारी रात करवटें बदलती रही, सिसकियां भरती रही। उसके हाथ, उसकी गर्दन किसी के मधुर स्पर्श के लिए तड़प तड़प उठते थे। उसके कुंवारे अतृप्त होठ जाने की इस लालसा से बार बार फड़क उठते थे, जिन्हें वह अपनी जीभ से चाट चाट कर और दांतों से काट कर किसी प्रकार तृप्त नहीं कर पा रही थी। सप्ताह भर बाद उसे निखिल का पत्र आया। लिफाफा देख कर ही उसका मुरझाया मन हरा हो गया। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला और लिखा था, प्रिय कुन्नी, यूँ तो पहले से तुमसे माफ़ी मांग आया था, पर यहाँ आने पर फिर पत्र लिखने की इच्छा हो रही थी। अपने उस दिन के व्यवहार से मैं बेहद लज्जित हूँ। बात यह है कुन्नी कि आज तक मैं जितनी भी लड़कियों के संपर्क में आया हूँ, सब ने मेरी ऐसी हरकत का स्वागत किया है, बल्कि यूँ कहूँगा कि मुझे ऐसी हरकत करने के लिए प्रेरित किया है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें भी उन साधारण लड़कियों की कोटि में ही समझ लिया था। तुमने अपने व्यवहार से सचमुच ही बता दिया कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, साधारण लड़कियों से भिन्न हो, उनसे उच्च, उनसे श्रेष्ठ। सच, तुमने मेरी आंखें खोल दी। शारीरिक संबंध के परे भी लड़के लड़की की मित्रता का कोई और आधार हो सकता है, और इसलिए मुझे उस दिन का अपना व्यवहार कचोट रहा है। मुझे तुम पर जरा भी गुस्सा नहीं, अपने पर भी गिलानी है, पर इतना याद रखना, गलती इंसान से ही होती है, और मैं भी इंसान हूँ। इतना लिखने के बाद तुम मुझे अवश्य माफ़ कर दोगे, इसी उम्मीद के साथ, निखिल।
आंसू भरी आंखों के आगे पत्र के शब्द अस्पष्ट और अस्पष्ट होते चले जा रहे थे और कुन्नी के हाथ कांप रहे थे। वह पत्र शायद पूरा पढ़ भी नहीं पाई और गुस्से से उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। साधारण लड़कियों से श्रेष्ठ, उच्च, बेवकूफ कहीं का, वह बुदबुदाई और उन टुकड़ों को झटके के साथ फेंक कर तकिए में मुंह छिपाकर सिसकती रही। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।